हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी जीएस को देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, बोलता है एकल पाषाण में निर्मित कैलाश मंदिर कहां स्थित है। तो ये आपको महाराष्ट्र जाओगे, महाराष्ट्र में आप जाओगे संभाजी नगर। ओके, संभाजी नगर को क्या बोलते थे पहले, औरंगाबाद बोलते थे। तो वहीं आपको ये देखने को मिलेगा, वहां है अजंता की गुफाएं हैं और वहां पर आपको एलोरा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो ये जो अजंता की केव्स है ये कितनी है 29 और बौद्ध धर्म को समर्पित है। और ये जो है ये आपको देखने को मिलेंगी 34 केव्स और ये आपको 17 ब्राह्मण धर्म को और 12 बौद्ध धर्म को और 5 जैन धर्म को समर्पित है। तो इनमें से जो 16वें नंबर की गुफा है वो कैलाश मंदिर को समर्पित है और ये कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा ने बनवाया था। ओके भाई, राष्ट्रकूट राजा, उसका नाम था कृष्ण फर्स्ट। क्या नाम था? कृष्णा फर्स्ट नाम था। तो उसने इसको बनवाया था। वैसे भी अगर आप देखोगे जो अजंता की गुफाएं हैं ये तो वाकाटक वंश के राजाओं ने बनवाई है और ये राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कौन सी? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाई हैं। अब बात ये आती है कि ये दोनों को कब, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में 1983 में शामिल कर दिया गया था। कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 1983 में। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल क्या है। देखो ऐसा होता है जैसे मान के चलो भाई, एक तो हो गया बजट सत्र, हमारा बजट सत्र हो गया, एक हो गया हमारा मॉनसून सेशन। ओके भाई, मॉनसून सत्र। एक हो गया हमारा शीतकालीन सेशन। तो देखो ये जो आप बजट सत्र देख रहे हो ये फरवरी में शुरू हो जाता है और ये मई तक जाता है। हालांकि उससे पहले भी इसको खत्म कर दिया जाता है। मॉनसून वाला जो है ये जुलाई अगस्त में होता है ज्यादातर। ओके, उसके बाद जो शीतकालीन वाला आप देख रहे हो ये होता है नवंबर दिसंबर में। ओके, नवंबर दिसंबर में। अब क्या है कि इन 3 में से कोई 2 होने अनिवार्य है साल में। ओके भाई, ध्यान रखोगे, साल भर में अगर आप देखोगे कोई 2 होने अनिवार्य है ना भाई। अगर तीनों हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, और 2 हुए तो भाई देखो कंपलसरी है 2 होने तो। और किन्हीं भी 2 में 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो जाए। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। देखो सीधी बात है, इन सेशन, मान के चलो ये सेशन हुए, इन सेशन में जैसे मॉनसून सत्र चल रहा है फिर बजट सत्र चल रहा है, इनमें बैठक होनी बहुत जरूरी है, तभी तो जनता के मुद्दे उठेंगे। अगर मान के चलो सेशन तो चल रहा है और ढंग में कोई नेता भी नहीं आ रहा है और बस जो है वहां पर थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, भाई अगर आप 1/10 आओगे लोकसभा की, कुल संख्या का लोकसभा की का 1/10 आओगे तो आपका ये सेशन चलता रहेगा। लेकिन अब ये सेशन मान के चलो बजट जो चल रहा है उसमें मुद्दे नहीं उठ रहे, तो फिर काय का सेशन फिर? तो मुद्दे उठने बहुत जरूरी है ना, जनता की बातें उठनी बहुत जरूरी है, नेताओं का वहां तक पहुंचना जरूरी है, बहस होनी जरूरी है। लेकिन हमारे यहां इतनी कुछ खास होती नहीं है, जाते ही नहीं है नेता, समझ गए, बस 1/10 चले जाते हैं, जाके उसको खाना पूर्ति करके खत्म कर देते हैं। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 10वें सिख गुरु थे, इनमें से कौन से थे जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था। तो 10वें कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उनके जो पिता थे गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु तेग बहादुर, वो 9वें सिख गुरु थे और उनको औरंगजेब ने मरवा दिया था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो पहले जो थे सिखों के कौन थे? गुरु नानक जी थे। दूसरे कौन हो जाते हैं? गुरु अंगद हो जाते हैं। तीसरे कौन हो जाते हैं? अमरदास हो जाते हैं, अमरदास। और चौथे कौन हो जाते हैं? रामदास जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रामदास। और 5वें कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अर्जुन देव। इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ओके, क्लियर हो जाएगा, जहांगीर ने। और अगर आप देखोगे छठे कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला था। 7वें कौन हो जाते हैं? हर राय हो जाते हैं। और 8वें कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हरकिशन। ओके भाई, और 9वें कौन हो जाते हैं? 9वें तेग बहादुर हो जाते हैं, जिनकी हत्या कौन करवा देता है? वो औरंगजेब करवा देता है। और 10वें कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी हो जाते हैं 10वें नंबर के। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे 10 सिख गुरु को। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया था।
तो वो कौन है? मेगास्थनीज आया था। ठीक है, ये किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। समझ गए भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या काम किया था? सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत बना के किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और इसने इंडिका लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अच्छे से अवलोकन किया। और जो पाटलिपुत्र थी ना, यानी कि राजधानी, किसकी राजधानी है ना? चंद्रगुप्त मौर्य की, उसको इसने पालीब्रोथा बोला था। क्या बोला था? पालीब्रोथा, अपनी इस बुक में, इंडिका में। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? ओके, हम क्या देख रहे हैं? भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देख रहे हैं। ठीक है भाई, ग्रामीण बैंक। अच्छा, ये जो है जिसको हम रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, आरआरबी, तो हमारा पहला रीजनल रूरल बैंक था प्रथमा बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद के अंदर। ठीक है भाई, मुरादाबाद यूपी के अंदर। अच्छा, अभी हमारे यहां पर कितने रीजनल रूरल बैंक बचे हैं? 28 बचे हैं। 26 तो राज्य में है, ओके भाई, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। अभी हमारे पास 28 ही बचे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सरकार ने बहुत सारों को मर्ज कर दिया है, मर्ज कर करके कम छोड़े हैं आप। ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो मर्ज हुआ है वो 43 से यहां लेकर आए 28 पर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा? तो मर्ज कर करके सरकार ने यहां पहुंचा दिया। एक आरआरबी, एक राज्य, समझ गए? अगर आपसे पूछे कि भाई एक आरआरबी एक राज्य, ये जो योजना थी ये केंद्र सरकार ने चलाई थी। ओके भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी साल 2004 में। तो सरकार को लगा कि बहुत ज्यादा आरआरबी हो गए हैं भाई, अब उनको मर्ज करो, मर्ज कर करके उनको जो है कम करो और उन पर पकड़ अच्छी बनाओ। ठीक है, क्योंकि कम रहेंगे तो पकड़ अच्छी रहेगी। तो बस ये है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारत मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 जनवरी 2025 को। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875 को। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके जो अध्यक्ष है वो है मृत्युंजय। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मृत्युंजय महापात्रा। क्लियर हो जाएगा? महापात्रा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां तक समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वसंत लक्ष्मी, है ना, नरसिम्हाचारी, जिन्हें नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 सम्मान प्राप्त हुआ, किन 2 नृत्य शैलियों में उत्कृष्ट है वो? तो हमारा राइट आंसर है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु के अंदर चलता है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर चलता है। इन दोनों के लिए वो निपुण है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है कुचिपुड़ी, इसको, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है। कुचेलापुरम गांव को कुचिपुड़ी गांव भी बोल देते हैं। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है कहां पर? भोपाल में है, गुवाहाटी, देहरादून, या फिर आप लगाओगे अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो देखो वन्यजीव संस्थान 1982 में इसकी स्थापना हुई है और ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर? देहरादून के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? वन्यजीव संस्थान। अच्छा, अगर हम देखें वन अनुसंधान संस्थान भी तो यहीं पर ही है, वन अनुसंधान संस्थान, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, पेट्रोलियम संस्थान भी तो यही है, अगर आपसे पूछेंगे पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? ओके, मुस्लिम, जनजाति, हिंदू या फिर जैन? देखो क्या हुआ, आपको पता है भाई, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किस में आता है? आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है, और आर्टिकल 44 किस में आता है? डीपीएसपी में आता है। ओके, अब अगर हम देखें ये जो यूसीसी है, अगर आप देखोगे हमारे यहां पर आजादी के बाद ऐसा कौन सा राज्य है पहली बार जिसने अपने यहां यूसीसी लागू करी है? तो वो उत्तराखंड है। आप बोलोगे सर गोवा में तो है। देखो गोवा में आजादी से पहले से ही चल रही है यूसीसी, समझ गए? यानी कि वहां गोवा के अंदर जो यूसीसी है वो पुर्तगाली कानून पर आधारित यूसीसी है, तो वहां पहले से ही चल रही है। अगर आप देखोगे आजादी के बाद पहली बार कहां पर भारतीय यूसीसी लागू हुई है, वो यहां लागू हुई है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड की जनजातियों पर यह लागू नहीं होती है, वहां की ट्राइब्स पर यह लागू नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा?
तो आजादी के बाद पहला राज्य कौन सा बन गया यूसीसी लागू करने वाला? ये। अच्छा, यूसीसी में क्या होता है ऐसा? देखो, जैसे मान के चलो हिंदू धर्म के अंदर आपको शादी के कानून, है ना, अलग देखने को मिलेंगे, और मुस्लिम में अलग देखने को मिलेंगे, ईसाई में अलग तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। और ऐसे ही तलाक के कानून अलग अलग है सभी धर्मों में। इससे क्या होगा यूसीसी से, क्या उनके कानून समान हो जाएंगे, ठीक है भाई, एक जैसे हो जाएंगे रूल रेगुलेशंस, और जज को अपना फैसला सुनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, फटाफट वो सुना सकते हैं, तो केसेस जल्दी निपटेंगे। तो जजेस का फायदा है इसमें यूसीसी में, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है प्रथम पैरालंपिक खेल में आयोजित किए गए थे। कहां आयोजित किए गए थे? ये हुए थे रोम, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रोम इटली। और ये कब हुए? 1960 में हुए। और यहां पर 23 देशों ने हिस्सा लिया और 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया 23 देशों के, ठीक है भाई। अगर हम देखें, ये तो ग्रीष्मकाल वाले थे, है ना भाई, ग्रीष्मकाल वाले। अगर आपसे पूछा जाए इन ग्रीष्मकाल वाले पैरालंपिक्स में भारत ने हिस्सा कब से लेना शुरू किया? 1968 से, जब ये इजराइल में हुए थे, इजराइल के तेल अवीव में हुए थे ना, तो तब से भारत ने हिस्सा लेना शुरू किया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, ये ही शीतकाल वाले कब शुरू हुए हैं? अगर आप देखोगे, शीतकाल वाले हुए हैं 1976 से, स्वीडन से शुरू। ओके भाई, स्वीडन से शुरू पैरालंपिक्स गेम। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 में किस माह में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था? तो ऑस्ट्रिया और रशिया, वो दो जगह पर गए थे। और वो कब गए थे? जुलाई में गए थे, जुलाई 2000, है ना भाई, 24 में। तो हमारा राइट आंसर है। ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? ध्यान रखोगे, साल्जबर्ग महोत्सव। और ये महोत्सव कब से मनाया जा रहा है वहां पर? ये मनाया जा रहा है 1920 से। कब से? 1920। बोलता है मुथुस्वामी दीक्षितकार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? ओके, अगर हम देखें वो किसके थे? कर्नाटक संगीत के, ठीक है भाई। देखो, एक तो मुथुस्वामी हो गए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एक है श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएंगे। एक हो जाएंगे त्यागराज। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। कर्नाटक संगीत की क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति बोलते हैं इनको। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है ये तीनों, ठीक है। कर्नाटक संगीत का जनक कौन है? वो है पुरंदर दास। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कौन हो जाएंगे? पुरंदर दास हो जाएंगे, ठीक है। और पुरंदर दास जिन्होंने 4,75,000 संगीतों की रचना करी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के फादर या फिर जनक आप इनको बोलोगे। कर्नाटक संगीत दक्षिण में चलता है, दक्षिण के राज्यों में, और इसमें कोई घराने जैसी परंपरा नहीं है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? अच्छा, हम माटी अखाड़ा की बात कर रहे हैं। ये सतरिया नृत्य करने के लिए उससे पहले जो प्रैक्टिस होती है वो माटी अखाड़ा बोला जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हम क्या कह सकते हैं? सतरिया नृत्य, ठीक है भाई, के लिए, है ना भाई, के लिए व्यायाम, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है भाई, इसके लिए व्यायाम। और सतरिया कहां का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। ओके भाई, असम का शास्त्रीय नृत्य है। बोलता है मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको देखा पर, क्या आप कोयंबटूर लगाओगे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई? चेन्नई इज द राइट आंसर, है ना भाई, चेन्नई। अगर आप देखोगे कैंपे गोवड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये जो एयरपोर्ट है ये बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? ये आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा। हैदराबाद के अंदर आप देखोगे, है ना, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? दिल्ली के पालम में आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली के पालम में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? वो आपको देखने को मिल जाएगा, कहां पर? वो आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई के सेंटा क्रूज में। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? वो आपको कोलकाता के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां? कोलकाता, ठीक है भाई। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से आपको कहां मिलेगा? स्वामी विवेकानंद जी के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंदर। शहीद भगत सिंह जी के नाम से आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा?
शहीद भगत सिंह जी के नाम से आपको चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां पर? चंडीगढ़ के अंदर। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई है 1920 में। और किसने की है? लाला लाजपत राय जी ने की है। लाला लाजपत राय जी ने करी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920। बोलता है पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पूर्वी घाट की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम देखें, देखो पूर्वी घाट कहां से कहां तक है। हमेशा ध्यान रखो, पश्चिम घाट गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ऐसे ही पूर्वी घाट आपको देखने को मिलेगा, ये जो उड़ीसा है ना, और ये आपको आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु। तो उड़ीसा के दक्षिण से शुरू हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है भाई। और हमेशा ध्यान रखो, ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाट यहां मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियां इन्हीं पश्चिम घाट का हिस्सा भी है। ओके, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में है। क्या नाम है उसका? महेंद्रगिरी नाम है। और कितनी ऊंची है वो हो जाएगी 1501 मीटर ऊंची। 1501 मीटर ऊंची। अच्छा, ये भी ठीक। लेकिन अगर हमें यूं पूछा जाएगा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी, वो मिलेगी यहां पर केरला में आपको, अनाईमुडी, 2695 मीटर ऊंची है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है भाई। और किसको हरा दिया? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा दिया। जेनिक सिनर इटली के हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो ग्रैंड स्लैम है, इस ग्रैंड स्लैम में जो अलग अलग टूर्नामेंट आते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कब हो जाता है? जनवरी में। एक होता है फ्रेंच ओपन जो अप्रैल से जून के बीच में हो जाता है। एक होता है विंबलडन, और विंबलडन कब से कब के बीच के होता है? ये होता है जून जुलाई के बीच का, जून जुलाई। उसके बाद कौन सा होता है? यूएस ओपन, ये होता है सितंबर के बीच का। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात आती है कि इस बार पुरुष वाले में, है ना, देखो ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ये दो तो जीत गए हैं। कौन? जेनिक सिनर। ओके, क्लियर हो जाएगा। ये दो ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन कौन जीत गए हैं? ये जेनिक जीत गए हैं। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इस बार। और फ्रेंच और यूएस ये जीत गए हैं कार्लोस अल्कराज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कार्लोस जीत गए हैं। कार्लोस स्पेन से बिलोंग करते हैं। कहां से करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो वो मेडिसन कीज ने जीता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो ऑस्ट्रेलियन वाला तो ये जीत गई है ना भाई। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन वाला कौन जीत गई? मेडिसन जीत गई। ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंच वाला है वो कोको गाफ जीत गई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, कोको गाफ। उसके बाद जो विंबलडन वाला है वो ईगा स्वितविक जीत गई। ठीक है भाई, ईगा स्वितविक। उसके बाद जो यूएस ओपन वाला है वो आरियाना सबालेंका जीत गई। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से याद रख सकते हो इसको भी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर सिंगल्स की बात कर रहे हैं हम, वुमेन्स सिंगल्स की। ठीक है भाई, आज अब नेक्स्ट पर बोलता है इसमें से निम्नलिखित में से किसने 1266 और 1287 के बीच भारत पर शासन किया था? ओके, किसने किया? वो किया है बलबन ने। बलबन गुलाम वंश से ही तो था। और ये इल्तुतमिश का, किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश ने जो 40 दल बनाया था ना, 40 सरदारों का, 40 तुर्क सरदारों का 40 दल, उसमें ये भी था। अब ये आगे जाके क्या बन गया? शासक बन गया 1266 से 1287। और उस 40 दल को इसने समाप्त कर दिया जो इल्तुतमिश ने बनाया था। और जबकि खुद उस 40 दल में से ही निकल के आया था बलबन। ठीक है। और गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है ये। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलता है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय इज द राइट आंसर। ओके भाई, और हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध उपन्यास चौखोर बाली के लेखक कौन हो जाते हैं? अगर हम देखें वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द राइट आंसर। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला हुआ है? गीतांजलि के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे।
क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है, वो भी कौन सा? साहित्य का। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्मा विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? ओके तो कितने हो जाएंगे? 7 इज द राइट आंसर। कैसे? देखो टोटल है, अगर आप देखोगे 139 पद्मा अवार्ड इस बार जो 2025 में दिए गए। ठीक है, उसमें से 113 हो जाएंगे पद्माश्री, और उसमें से 19 हो जाएंगे पद्मा भूषण, और उसमें से 7 हो जाएंगे पद्मा विभूषण। और कितनी महिलाओं को? 139 में से कितनी महिलाओं को? 23 महिलाओं को दिए गए। ओके, और 10 विदेशी को दिए गए, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत को। क्लियर हो जाएगा? 13 मरणोपरांत को दिए गए। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया? देखो उस समय पर उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे? जगदीप धनखड़। अब तो सीपी राधाकृष्णन है। तो जब जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने ये सम्मान किसको दिया? तो वो कृष्णकांत शुक्ला को मिला, हिमांशु गुप्ता को मिला, कर्नल सुभाष देशवाल को मिला, जय सिंह को मिला, मनीष वर्मा को मिला, कृष्णा यादव को मिला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल। और इसमें 11-11 लाख रुपए की राशि मिली इन सबको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है गेहूं की खेती किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? देखो पहली बात तो अगर हम देखें, गेहूं के उत्पादन में यूपी टॉप पर है, सेकंड पर आपको पंजाब मिलेगा, फिर आपको हरियाणा मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? और अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। और गेहूं कब की फसल है? रबी की फसल है, रबी की फसल है। इसको आप सर्दी में, है ना भाई, सर्दी में इसको बो सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? समझिए, कम पानी की जरूरत होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ, गेहूं में जो रोग लगता है वो अनावृत कंडुआ लगता है, यानी कि लूज स्मट, और एक रस्ट भी लगता है। रस्ट अलग अलग प्रकार का होता है, ब्लैक, येलो, ब्राउन रस्ट। ओके, बोलता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? फायर पावर का मतलब है सेना की ताकत। ताकत में सबसे ऊपर है आपको यूएसए देखने को मिलेगा, सेकंड पर आपको रूस देखने को मिलेगा, थर्ड पर आपको चाइना देखने को मिलेगा, और फोर्थ पर भारत देखने को मिलेगा, और 12वें नंबर पर है पाकिस्तान। है ना भाई? अगर हम मिलिट्री खर्च की बात करें तो मिलिट्री खर्च पर आपको यूएसए ही टॉप पर मिलेगा, और भारत 5वें नंबर पर मिलेगा, और पाकिस्तान 29वें नंबर पर मिलेगा मिलिट्री खर्च में। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? देखो चापाचार कुट तो कहां पर मनाया जाता है? ये तो मिजोरम का है। ये कहां का हो जाएगा? मिजोरम का। सनबर्न ये आपको मुंबई में भी देखने को मिल जाएगा और गोवा में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हार्निबल, ये आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहां पर? नागालैंड के अंदर। ओके, और अब आती है बात नोंगक्रेम की। ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, 5 दिन का होता है, और फसल, है ना भाई, फसल कटाई का उत्सव है, और नवंबर में मनाया जाता है, और मेघालय के अंदर ये मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बांग्ला उत्सव भी वही मनाया जाता है, ओके, मेघालय में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा कि यह एक बड़ा और खूबसूरत शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारें हैं और इसमें 64 द्वार हैं। और ये बात किस में लिखी थी उसने? इंडिका में लिखी थी। ओके, क्लियर हो जाएगा? और पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा बोलता था वो। ठीक है, बोलता है ब्रह्मोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? मींस ये कहां पर इसकी जड़ें हैं, कहां पर ये मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में आपको तिरुमाला पहाड़ी देखने को मिलेगी, वहां पर आपको तिरुपति मंदिर देखने को मिलेगा। वहां पर ये 9 दिन का मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। ओके भाई, हर साल इसको मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां पर फ्लेमिंगो त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा? फ्लेमिंगो, जिसको राजहंस पर्व बोलते हैं। कौन सा पर्व बोलते हैं? राजहंस पर्व भी बोलते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ना भाई? जरा बताओ, सबसे बड़ा। ठीक है, एरिया में आप सबसे बड़ा देख कर आओगे, 59,000, है ना भाई, प्लस किलोमीटर स्क्वायर एरिया वहां का आपको देखने को मिलेगा, और आबादी 2,74,000 प्लस आपको देखने को मिलेगी। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया लद्दाख। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, है ना भाई।
और अगर आप देखोगे ये जो लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश। इसकी जो आपको राजधानी लगती है वो लेह है। लेह क्या हो जाएगी, यहां की राजधानी हो जाएगी, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें यहां पर 7 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कविंद्र गुप्ता यहां के एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कथक के निम्नलिखित घरानों में से भानु जी ये किससे जुड़े हुए हैं? ओके, भानु जी का संबंध है जयपुर। देखो कथक के जो है ना कुछ घराने हैं, जैसे कि जयपुर है, बनारस है, रायगढ़ है और लखनऊ है, ठीक है। तो ये जयपुर वाले से जुड़े हुए हैं। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बोहाग बिहू को नाम से भी जाना जाता है। देखो बिहू के होते हैं 3 प्रकार। बिहू के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अब ये जो 3 प्रकार है इनमें से सबसे पहला है हो जाएगा भोगाली, जिसको माघ बिहू भी बोलते हैं और जो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है भाई, मकर संक्रांति के समय पर यह मनाया जाता है। उसके बाद आता है भोगाली हो गया, फिर है बोहाग बिहू, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन सा? बोहाग बिहू, जिसको क्या बोलते हैं? रोगाली बिहू बोलते हैं, रोगाली बिहू। और ये अप्रैल में मनाया जाता है और ये बसंत के समय पर मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर भी शुरू होता है जब तभी शुरू होता है। फिर होता है इसमें से कोगाली बिहू, जिसको हम क्या बोलते हैं? कटी बिहू बोलते हैं, जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है बोहाग के लिए बताओ, तो रंगोली या फिर रोगाली, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये बोलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? ओके, तो उस समय पर था विलिंगडन, ठीक है, ध्यान रखोगे विलिंगटन 1931 से 1936 के बीच में था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, शाबाश। बोलता है खुल्लम, ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम, छेलम, ये आपको कहां के देखने को मिलेंगे? मिजोरम के, है ना भाई। बंबू नृत्य है ना, वो भी आपको यहीं का देखने को मिलेगा। बोलता है सल्तनत काल में सबसे अधिक सिंचाई नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखो वो है तुगलक, तुगलक वंश। तुगलक वंश की नींव 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने रखी और वो खुद 1325 तक बैठा। तो अगर हम देखें सल्तनत काल में दिल्ली के पास सबसे पहले निर्माण किसने करवाया? तो इसी ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक सिंचाई नहरें, ज्यादा बड़े लेवल पर जो सिंचाई नहरें बनवाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ठीक है। तो पहली दिल्ली के पास नहरें वो इसने बनवाई। इसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जो 1325 से 1351 तक था। फिर फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, जो 1351 से 1388 तक था। और दिल्ली के पास ज्यादा नहर वो इसी ने बनवाई थी, ज्यादा नहरें वो इसी ने बनवाई थी। और फिर पूरा ही वंश ये 1414 में खत्म हो गया था। ये आप ध्यान रखना, पूरा तुगलक वंश, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? वो है पद्मा सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। ओके, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़ी हुई है। बोलता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो सर अगर हम देखें गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। इसकी पुष्टि होती है अशोक के शिलालेख से। अशोक ने लुम्बिनी के अंदर 249 बीसी यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले उसने ये शिलालेख वहां गढ़वाया था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। लुम्बिनी पहले तो कपिलावस्तु में आता था लेकिन अब तो नेपाल में आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अशोक के टोटल 33 शिलालेख थे, उसमें से 14 थे प्रमुख शिलालेख और उसमें से 7 थे स्तंभ वाले शिलालेख। और ज्यादा की जो लिपि थी वो ब्रह्मी लिपि थी, ब्रह्मी, और जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखोगे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिलालेख, उन दोनों की आपको लिपि खरोष्टी मिलेगी, ठीक है। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है स्मार्ट सिटीज मिशन ये किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये जो मिशन शुरू किया गया है ये 2015 में शुरू किया गया है। ओके, 25 जून को शुरू किया गया है और ये बोला गया था कि 100 शहरों को हम स्मार्ट बनाएंगे और 48,000 करोड़ का इसमें बजट रखा गया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति में हुई, यानी कि PIL। मान के चलो भाई आप कुछ अपने आसपास गलत होता हुआ देख रहे हैं या किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप पब्लिक के बेस पर
समझ गए? यानी कि आप वहां पर रहने वाले लोग और आपने कुछ गलत होता हुआ देखा है तो आप पब्लिक के बेस पर आप कोर्ट में याचिका लगा सकते हो, उसको पीआईएल बोलते हैं। ठीक है भाई, कि हाँ भाई मैं यहां पर रह रहे लोगों की तरफ से लगा रहा हूं कि उस बंदे के साथ गलत हो रहा है। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत यूएसए में हो गई थी, ये बात ध्यान रखना। ये 1970 के आसपास वहां पर शुरुआत हो गई थी यूएसए में। बोलता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत आपको कितना मिलेगा, इतना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा।